Hello everyone. Once again, CHO की सेकंड क्लास आप लोगों के सामने होने जा रही है। देखो, जितने की वैकेंसी और आ गई है, लेकिन फिर 80-20 का रेशियो, दैट मीन्स लड़कियों के लिए फायदा ही फायदा। अगर आप लोग ऐसे सोचेंगे कि लिए लड़कियों के लिए फायदा ही फायदा, तो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि एक चीज आप समझ लो, क्योंकि देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा अपन संविधान की तरफ चले। ये क्या मैटर कर रहा है संविधान की तरफ, है ना। एक आता है आर्टिकल 15 और एक आता है आर्टिकल 16। ठीक है, ये दो आर्टिकल है। इन दोनों आर्टिकलों ने धमाल मचा रखी है। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल। ये जो 16वां जो आर्टिकल है, ये बोलता है कि किसी भी सरकारी नौकरी में कोई भी रेशो हो, सेक्स रेशो हो, मेल फीमेल हो, कोई भी हो, उसमें आप 1% भी क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। ये मैटर है। बट ये मैटर यहां पर है। यहां पर क्या बोला जाता है कि यहां पर आपके साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य चीज पे को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्या है यहाँ पे? लिंग, जाति, धर्म। ठीक है, ये तीन चीजें आप इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, मतलब इससे संरक्षण देता है। परंतु एक विशेष कंडीशन क्या? अगर उस ग्रुप से रिलेटेड, मान लो किसी एसटी एससी को ज्यादा, अपन बोलते हैं कि एसटी एससी वालों को ज्यादा ये दिया है, वो देखो उसी हिसाब से किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रुप को एक अलग ही लेवल का एक आरक्षण देना, वो क्या कहलाता है? उस स्पेशल कैसे, जैसे भारतीय समाज की अपन बात करें तो महिलाओं को जो है अपन एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ऐसा लोगों की धारणा है कि ये सबसे अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। दैट मींस अन्य पिछड़ा वर्ग, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने कैटेगरी की बात कर, पिछड़े क्षेत्र में जिसे अपन बोलते हैं। तो महिलाएं जो है वो क्या है? वंचित वर्ग के होते हैं। इसी हिसाब से यहाँ बोला जाता है कि कोई भी स्पेशल कंडीशन में उन्हें दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्पेशल कंडीशन में उनको क्या दिया जाता है? स्पेशल जो है आरक्षण दिया जाता है। तो वही ये आर्टिकल 15 का तो इनको तहत तो ये मिल रहा है, लेकिन आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है कि सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यही दो आर्टिकल है। अब मेरे हिसाब से जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 80-20 का कुछ होना करना नहीं है। लेकिन अगर एक लेवल से ये भी सोचूं कि कुछ हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो क्या फैसला लेती है ना। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो अपने सीएचओ की वैकेंसी अच्छी है अभी, उसे कर लो। ठीक है, तो लास्ट क्लास अपनों ने देखा था कि अपनों ने इलनेस के बारे में जाना था कि हेल्थ क्या है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अपनों ने देखी कि व्हाट इज, मतलब हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ का मतलब ये कि कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होने के साथ साथ में पर्सन जो है केवल अंदर बीमारियों की अनुपस्थिति ही हेल्थ नहीं कहलाती, साथ में तीन चीजों के साथ में उसका व्यवस्थित होना जरूरी है। ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद अपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखी थी, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, 7 अप्रैल, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ध्यान रखना है, थीम तैयार कर लेना, क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम देने जाओगे उससे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे आ जाएगा। तो उसकी थीम, ठीक है, 2022 की। उसके बाद डेज के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी, और सन, है ना, इस सन की स्पेशल क्लास लूंगा मैं, जिसमें आप लोगों को सारे सन आ जाएंगे। कम्युनिटी में जितने भी सन इंपॉर्टेंट है ना, जहां से क्वेश्चन आता है, उसके सारे सन में आपको एक दिन करवा दूंगा। या तो एग्जाम से पहले बोल दो या एग्जाम के बाद में बोल दो। ठीक है, और एक कम्युनिटी में एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि
इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसका जो वेक्टर है वो क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, ये तीन चीजें जो खास डिजीज है उनकी भी मैं एक बना लूंगा लिस्ट, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, वो भी एक दिन का काम है, वो भी इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं उसमें एक आती है। दूसरी, उसके बाद तीसरी बात आती है आपकी कुछ खास प्रोग्राम और उन खास प्रोग्राम की खास बातें, खास प्रोग्राम और खास बातें, तो ये मैं आपको स्पेशली अलग से करवाऊंगा। ठीक है, ये तीन क्लास है अपनी, यूं मान के चलो कि या तो मैं भी पॉसिबल कि कल नहीं तो परसों हो जाएगी एक क्लास, तो है ना, सम से रिलेटेड, और जो अलग पॉइंट है वो मैं आपको पूरा करवा रहा हूं, है ना। तो देखना, हेल्थ अपन पढ़ चुके हैं, इलनेस की तरफ चलेंगे। इलनेस के बारे में मैंने क्या बोला था कि डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ। नॉर्मल हेल्थ से आपको डेविएट होना क्या कहलाता है, नॉर्मल हेल्थ से डेविएट होना आपको क्या कहलाता है, दैट इज इलनेस। सो इलनेस को समझाना, उसके लिए भी लोगों के पास अलग अलग क्राइटेरिया थे। उनका कहना था कि कुछ लोग बोलते थे कि इलनेस जो है वो बायोलॉजिकल हजार्ड्स की वजह से होती है, कुछ लोग बोलते थे कि ये एक सुपर नेचुरल पावर, दैट मीन्स जो मेंटल इलनेस होती है। आज भी अपन बोलते हैं कि अगर मेंटल इलनेस होती है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि देवी देवताओं या आत्माओं का भ्रम है। ठीक है, होता है कहीं कहीं, एक इस पावर को आप सुपर नेचुरल पावर को नगण्य नहीं कर सकते, लेकिन होता है ना। उसके बाद एक ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी, जो कि उनका ये कहना था कि शरीर में 4 प्रकार के फ्लूइड होते हैं और वही फ्लूइड बीमार आदमी के स्वस्थ रहने या उसके बीमार होने पर डिसाइड करते हैं। एक आता था लुईस पाश्चर, जिसने दिया था, ठीक है, जिन्होंने बायोलॉजिकल थ्योरी दी थी। बायोलॉजिकल थ्योरी मतलब उनका कहना था कि कोई भी जीव जंतु जो होता है उसकी वजह से ही डिजीज होती है, तो केवल जीव जंतुओं की वजह से डिजीज होना, दैट मींस एनसीटी के लिए हानिकारक बात होगी कि मान लो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कैसे होती है। फिर अगर अपन मान लें कि लुईस पाश्चर की बात को मान लें कि हाँ कोई ना कोई जीव होता है जो केवल डिजीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बात मान ली भैया आपके मैंने, लेकिन ये भी तो बताओ कि आपकी बात ये नहीं बता पा रही ना कि एनसीटी डिजीज कैसे होते हैं। जैसे हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन किसी कीड़े के काटने से होता नहीं, डायबिटीज हुआ किसी कीड़े के काटने से होता नहीं, तो कुछ बातें उसके थ्योरी की अपवाद रही। किसी ने बोला कि इन्वायरमेंटल थ्योरी, मतलब किसी ने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी, तो वो उनका बोलना था कि आप हो, आपका होस्ट है और आपका इन्वायरमेंट, आप एक होस्ट हो, एक इन्वायरमेंट जिसमें कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो सकता है, और एक आपकी बॉडी, दैट मीन्स कोई भी एजेंट, एक 3 चीजें हो सकती है इन्वायरमेंटल थ्योरी में। क्या? एक तो कीड़ा मकोड़ा जो आपको कर सकता है, एजेंट इन द सेंस फिजिकल, केमिकल, मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और एक चीज जो कि इन्वायरमेंट इन द सेंस वो एजेंट जो है किसी के थ्रू आपके अंदर जा रहा। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि होस्ट, दैट मीन्स आप खुद जिसमें वो बीमारी करेगा, तो इट मे बी ऑफ फिजिकली जाए वो, इट मे बी ऑफ किसी भी केमिकल फॉर्म में जाए, वो आपके अंदर जाकर डिजीज प्रोड्यूस करता है। ये थोड़ी बहुत एक्सेप्टेड थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ दिखा रही थी, लेकिन कुछ चीजें उसमें भी एक्सेप्शन के लिए थी, तो उसके लिए इसको भी थोड़ा बहुत कम ही एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद एक आती है मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी इन द सेंस एनवायरमेंटल भी इंपॉर्टेंट होता है, आपका शरीर भी इंपॉर्टेंट होता है, आपके शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कुछ कंजेनिटल फैक्टर्स होते हैं, उन सभी को मिला के एक थ्योरी दी गई जिसे मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी बोलते हैं। तो 5 तरह की थ्योरी फॉर द डिजीज के लिए। तो देखो ये यहां से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द इलनेस, तो मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरी फॉर द इलनेस, लुईस पाश्चर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पहली थ्योरी, सुपरनेचुरल थ्योरी। सुपरनेचुरल थ्योरी है ना, सुपरनेचुरल थ्योरी इन द सेंस
वही सुपर नेचुरल सुपर पावर, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आत्माओं या फिर उनका लेन देन है इससे। तो ये सबसे पुरानी है, एंशियंट, मोस्ट एंशियंट। क्वेश्चन ये भी बनता है कि मोस्ट एंशियंट थ्योरी कौन सी है, दैट इज सुपर नेचुरल। सेकेंड वन ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी, ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी, ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। तो इसका कहना था कि 4 तरह के फ्लूइड होते हैं अपनी बॉडी में, और वो 4 तरह के जो फ्लूइड होते हैं वही अपने इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डिजीज के लिए। उसमें क्या क्या, ब्लड आता है, प्लेज्म आता है, प्लेज्म जिसे बोलते हैं, ब्लड, प्लेज्म, ब्लैक बाइल जिसे बोलते हैं, ब्लैक बाइल, और एक आता है शायद येलो बाइल, शायद नहीं, 2 बाइल होते हैं, एक प्लेज्म होता है, ठीक है। सो ये 4 तरह के फ्लूइड होते हैं बॉडी में जो अपनी डिजीज, अपनी बॉडी में डिजीज हो या फिर कुछ भी हो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फ्लेज्म का मतलब आप अगर समझना हो तो लिम्फेटिक फ्लूइड जिसे बोलते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है। ये ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो अपने शरीर में डिजीज कराते हैं। तीसरी बात करें तो 2 तो ये हो गई, ठीक है। अगर तीसरी की बात करें, 5 थ्योरी है, और जो तीसरी थ्योरी आती है उसे बोलते हैं जर्म थ्योरी। क्या बोलते हैं तीसरी थ्योरी, इसे बोला जाता है जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी। ये जो है लुईस पाश्चर के थ्रू दी गई थी, लुईस पाश्चर के थ्रू दी गई थी, ठीक है। और लुईस पाश्चर ने क्या बोला था कि कोई भी जर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिजीज के लिए। दैट मींस कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या केवल जर्म ही है कैसी चीजें जो डिजीज प्रोड्यूस करती है। दैट मींस अगर कोई जैसे कोरोना वायरस हुआ तो कोरोना तो केवल कोरोना करता है ना, इसके अलावा डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किसी को स्ट्रोक हो रहा है, वो कहां से होते हैं, वो किसी कोरोना से नहीं होते, ठीक है। तो कोई ना कोई फैक्टर दूसरा नहीं है। तो ये लुईस पाश्चर ने दी थी कौन सी थ्योरी, जर्म थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरी फॉर डिजीज, है ना, थ्योरी फॉर डिजीज, ये ध्यान रखना। बायोलॉजिकल थ्योरी, फर्स्ट बायोलॉजिकल जीवित थ्योरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इसी को एक नाम और दिया जाता है फर्स्ट साइंटिफिक, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी फॉर डिजीज, फॉर इलनेस बोल दो ठीक रहेगा, फॉर इलनेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी कौन सी है, तो ये भी आपकी क्या रहेगी, दैट इज जर्म थ्योरी। देखो लुईस पाश्चर का केवल इतना कहना था कि कोई भी जर्म इंपॉर्टेंट होता है जो कि क्या करता है, डिजीज करता है। उसके एक्सेप्शन क्या क्या हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक दूसरे से फैलती नहीं है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, दैट मींस ये पूरी तरीके से इसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ये हो गई, ठीक है। उसके बाद चौथी थ्योरी, जो चौथी थ्योरी थी वो थी एपिडेमियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल जिसे बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल। सो एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी वो थ्योरी, इसमें कहा जाता है कि आपको कोई भी डिजीज होगी उसके लिए ट्रायल दिया गया। क्या दिया गया, ट्रायल। इनका कहना था कि ये अगर तीनों चीजें आपके शरीर में दिक्कतें होती है तो आपके अंदर क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। देखें क्या क्या, एजेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, और एक और क्या, होस्ट, ठीक है। होस्ट, एजेंट फॉर एनवायरमेंट और एनवायरमेंट फॉर द होस्ट, एंड एजेंट फॉर द होस्ट एंड होस्ट फॉर एनवायरमेंटल फॉर होस्ट। दैट मीन्स ये कहने का मतलब ये था कि एजेंट फॉर होस्ट, होस्ट फॉर एनवायरमेंट, एजेंट फॉर होस्ट, होस्ट फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, और एनवायरमेंट फॉर द होस्ट। दैट मीन्स अगर किसी एजेंट के थ्रू होस्ट में डायरेक्ट एंट्री होती है तो भी डिजीज होगी, अगर एनवायरमेंटल के थ्रू होती है तो भी डिजीज होगी। तो ये 3 कारण उन्होंने क्या बोला। अब इस एजेंट में देखना, इस एजेंट में क्या क्या हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इन एजेंट की
क्या क्या एजेंट हो सकते हैं। देखो फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट इन द सेंस जिन्हें आप देख सकते हो, ठीक है, कोई भी फिजिकल एजेंट हो सकता है। उसके बाद केमिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं, इकोलॉजिकल कौन से इकोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एजेंट है जो कि क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट अगर आप कम ज्यादा लेंगे तो भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे एजेंट है जो कि फिजिकल, केमिकल, इकोलॉजिकल, न्यूट्रिएंट, मैकेनिकल, ये कुछ एजेंट कहलाते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज कर सकते हैं किसी भी होस्ट इन द सेंस बॉडी, दैट मींस आपकी बॉडी, ठीक है। एनवायरमेंटल इन द सेंस इट मे बी ऑफ एयर ड्रॉपलेट हो सकता है, दैट मींस ये उसका एनवायरमेंट हो गया। हवा हो सकती है, एयर हो सकता है, ठीक है। वाटर हो सकता है, ठीक है। कुछ जैसे डायरिया का जो होता है, टाइफाइड, है ना, उसके अलावा वाटर हो गया, एयर होगी, एयर ड्रॉपलेट हो गई, सॉइल हो गई, सॉइल हो गई। कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं वो भी करेंगे। उसके बाद देखो एक थ्योरी आती है, ये चौथी थ्योरी हो गई। अब पांचवी थ्योरी के बारे में देखो। पांचवी थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको, मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी का मतलब ये है कि ये जो थ्योरी है ये बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है और इसको बोला जाता है वेब ऑफ कॉजेशन। वेब ऑफ कॉजेशन, कॉजेशन का मतलब समझ गए होंगे, कोज, है ना, कोज की स्पेलिंग लिखते हैं अपन, ये कोज, इसको ही अगर सेशन कर दें तो ये कॉजेशन, है ना। वेब ऑफ कॉजेशन, वेब का मतलब झाला, दैट मींस मकड़ी का झाला देखा है, मकड़ी का झाला, इसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है। ये होस्ट एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, ये उसका वेब ऑफ कॉजेशन, ये वेब ऑफ कॉजेशन, कुछ इस तरीके के फैक्टर्स जो इसमें हैं इन्वॉल्व हैं और ये सारे मिलकर डिजीज करते हैं, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। दैट मींस इसको बोला गया कि वेब ऑफ कॉजेशन, मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। और यही एकमात्र थ्योरी है जो कि क्या है, मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी फॉर इलनेस, ठीक है। ये दिमाग में बिठा लेना आपने कि मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी कौन सी है, वेब ऑफ कॉजेशन, दैट इज मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी, ठीक है। अब वेब ऑफ कॉजेशन में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो फिजिकली तो बेसिक, ये सारे कारक एजेंट वाले होंगे, ठीक है। उसके अलावा भी और भी कारण है, जैसे साइकोलॉजिकल हो सकता है, जैसे बॉडी में किसी के कोई प्रतिक्रिया या क्रिया जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, वो भी डिजीज कर सकती है। साथ ही साथ किसी पेशेंट का अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो भी कोई ना कोई डिजीज करेगा। उस हिसाब से दैट इज वेब ऑफ कॉजेशन, एक तरीके से इलनेस के लिए बहुत सारे फैक्टरों को मिलाकर एक जो फैक्टर दिया गया वेब ऑफ कॉजेशन, उसको अपन मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी बोलते हैं। तो ये हुए डिजीज की थ्योरी। अपनों ने ऐसे ही हेल्थ की थ्योरी भी देखी थी कि बायोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें कहा गया था कि क्या कहा गया था कि शरीर एक मशीन है और डॉक्टर एक मैकेनिकल, जो कि जब भी शरीर यानी मशीन खराब होती है तो डॉक्टर उसे सही कर देता है, ठीक है। एक तो वो कही गई थी, एक एनवायरमेंटल कही गई थी, ठीक है। ऐसी कुछ थ्योरी की गई थी फॉर दिस के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो डिजीज हुई है, ये जो डिजीज हुई है, इस डिजीज की कुछ साइकिल होती है। दैट मींस ये जो डिजीज है, मान लो आज आपको बुखार है, तो क्या बुखार सडन आ गया, जैसे आपको टाइफाइड हो, मान लो टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया होता है, वो आपको टाइफाइड करता है, ठीक है। तो क्या आते ही उसने प्रोड्यूस कर दिया, नहीं, वो आया, पहले उसने क्या किया, देखो क्या हुआ, ये साल्मोनेला टाइफी और ये आप, ठीक है, दैट इज अज्यूम, है ना। ये पहले यहां एंट्री करेगा, एंट्री किया, एंट्री करने के बाद इस पर्सन में वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, क्या करेगा, नंबर्स को बढ़ाएगा, अपनी
जीविता को बढ़ाएगा और उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। उसके बाद क्या करता है वो, नंबर्स को बढ़ाने के बाद में अपने सिम्टम्स पहले शो करता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि वो फेज आती है जिसमें पेशेंट के सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट के सिम्टम्स नहीं होते लेकिन वो पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कुछ अभी कंडीशन ऐसी कोरोना की है कहीं कहीं जहां पे क्या है, पेशेंट को एक भी सिम्टम्स नहीं है लेकिन उसका टेस्ट करवा तो पॉजिटिव आता है। दैट मीन्स दैट इज इन द स्टेज ऑफ प्रोड्रोमल। अब अगर वो आदमी गर्मी के टाइम पे अगर सही नहीं करवाया, उसने इलाज नहीं लिया, तो दैट मीन्स वो 101% है कि कोविड पॉजिटिव निकलेगा गर्मियों के टाइम पे। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद एक स्टेज और आती है, दैट इज, है ना, तो ये एक वे ऑफ साइकिल में चलता है, वे ऑफ साइकिल में चलता है। उसमें कितनी स्टेज है, डिजीज साइकिल में कितनी स्टेजेस है, तो 6 स्टेज है। ये बात भी आपके दिमाग में बिठा लें आप लोग कि कितनी स्टेजेस होती हैं, तो 6 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 6 स्टेजेस होती हैं। देखो आप 6 स्टेजेस कौन कौन सी। सबसे पहला इंक्यूबेशन। क्या है? इंक्यूबेशन। सो इंक्यूबेशन का मतलब ये कि आपको डिजीज होने से पहले, ठीक है, डिजीज होने से पहले और पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद में, दैट मीन्स आप हैं, ठीक है, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, अब देखना आप इस वर्ड को अलग अलग करते हैं। इन का मतलब तो अंदर चला गया, वहां से लेके क्यूबेशन, क्यूबेशन का मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं सिम्टम्स आने से पहले का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन। और इंक्यूबेशन वो पीरियड है जो आपके अंदर पैथोजन का मल्टीप्लिकेशन होगा, पैथोजन आपके अंदर जाके सरवाइव करेगा, उसके लिए खाना ढूंढेगा, वो सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं? इंक्यूबेशन के दौरान होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है प्रोड्रोमल फेज, कि सिम्टम्स के बगैर, दैट मीन्स सिम्टम्स के बगैर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये कि हर एक पेशेंट में वही कंडीशन आती है, दैट मीन्स नहीं। आप अगर पॉजिटिव हो गए, आप में सिम्टम्स नहीं है, तो भी आप क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड को पार कर चुके हैं। समझ गए? इंक्यूबेशन पीरियड का सिंपल मीनिंग होता है कि कोई भी होस्ट आपके अंदर गया और तब से लेकर आपको कोई डिजीज नहीं हो जाती, तब तक का पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। दैट मीन्स अगर आपने 7 दिन पहले गंदा पानी पिया था और आज अगर आपको बुखार आता है, तो टाइफाइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया? 7 दिन हो गया। समझ गए? ये इंक्यूबेशन पीरियड है। दैट मीन्स आज आपको डिजीज आई और पिछले संडे को आपने ये किया था, तो ये 7 दिन का जो गैप है, ये गैप आपका क्या हो जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। हाँ, सो अब देखो इंक्यूबेशन को सिंपल समय समझो तो इंक्यूबेशन क्या होता है? तो इंक्यूबेशन का मतलब ये कि एंट्री ऑफ एजेंट to the appearance of first symptoms of disease. That means अगर टाइफाइड का गया है तो फर्स्ट सिम्टम्स टाइफाइड का क्या? आपको डायरिया होने स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि वहां से लेके डायरिया जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन कहलाता है। अब ये भी देखो 4P पे डिपेंड होता है। 4P इन द सेंस कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, कितने लंबे समय का होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है 4 चीजों पे। 4P। पहला पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री इन द सेंस कौन से रास्ते से एंट्री करी? दैट मीन्स रास्ते से इन द सेंस टच हुआ है, डायरेक्ट ब्लड में गया है, दैट मीन्स उसकी पैथोजेनेसिटी जल्दी है। दूसरा होता है पैथोजेनेसिटी। तो जिसकी पोर्टल ऑफ एंट्री थ्रू द ब्लड होगी, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड भी क्या रहेगा? कम रहेगा, वो जल्दी डिजीज कर देगा। और पैथोजेनेसिटी, दैट मीन्स अगर किसी बैक्टीरिया ने आपके अंदर एंट्री करी है तो उसमें कितना पावर है, वो पावर क्या कहलाता है? डिजीज को प्रोड्यूस करने का जो पावर कहलाता है वो क्या कहलाता है? डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर। इसको आप बोल सकते हो पावर। इसका नाम एक और होता है विरुलेंस। क्या होता है? विरुलेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोर्टल हो गया, ठीक है, एक पैथोजेनेसिटी हो गई, ठीक है। ये 2
दो चीजें तो ऐसी हो गई, और एक होता है, एक तो पैथोजेनिसिटी हो गई और एक पोर्टल ऑफ एंट्री हो गई, एक इम्यूनिटी ऑफ होस्ट। इम्यूनिटी ऑफ होस्ट, इम्यूनिटी ऑफ होस्ट इन द सेंस या पेशेंट इम्यूनिटी या पर्सन इम्यूनिटी, इसको आप ऐसे याद रखो, पर्सन इम्यूनिटी। पर्सन इम्यूनिटी का मतलब ये पी और ये पी हो चुके हैं। पर्सन की इम्यूनिटी जितनी कम होगी, डिजीज प्रोड्यूस करने में जितनी आसानी होगी होस्ट को, दैट मींस अगर आप चाहते हैं कि अगर आप में डिजीज धीरे से प्रोड्यूस हो या जल्दी प्रोड्यूस हो, वो डिपेंड किस पर करता है, इम्यूनिटी पर। अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होगी तो सिंपल बात है, स्वाभाविक बात है कि ये जो पैथोजन गया है बाहर से, ये जल्दी आपके अंदर डिजीज कर देगा, ठीक है। तो एक ये भी होता है, एक होता है पैथोजेंस नंबर। पैथोजेंस नंबर, पैथोजेंस नंबर इन द सेंस, एक अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया गया है तो आपकी जो बॉडी है वो उसको क्या करेगी, मार धाड़ के नॉर्मल कर देगी, दैट मींस उसको हरा देगी। लेकिन अगर वही 1000 चले जाए, 1 लाख चले जाए, तो जल्दी डिजीज प्रोड्यूस करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। सो ये 4P, दैट मींस आपका क्वेश्चन यहां से बनता है कि इंक्यूबेशन पीरियड इज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, एक्सेप्ट, ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सेप्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इंक्यूबेशन पीरियड इज डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट, दैट मींस लिखा हुआ क्वेश्चन एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट में ये 4 तो होंगे, या फिर इनमें से 3 होंगे और 2 या फिर 2 होंगे अगर ऑल ऑफ द अबव में आया तो, और 3 होंगे या 4 होंगे। 4 होंगे तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है, ठीक है, चारों है तो। और अगर 3 हैं, इनमें से कोई भी 3 हैं, तो दैट मींस आपका जो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है वो ये वाला राइट करेगा। समझ गए? एक्सेप्शन का मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये 3 दे देगा और 1 नहीं देगा, जो इसकी नहीं है वो, ठीक है। अभी ये वाला तो है, इसमें पैथोजन वाला तो दैट मींस पैथोजन की संख्या भी डिपेंड करती है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना लंबा होगा, ठीक है। एक कम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, एक ज्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा, सिंपल बात है। एक नेक्स्ट आती है बात सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज हो गई, सभी देखो, हर बैक्टीरिया की, हर वायरस की अपनी अपनी इंक्यूबेशन पीरियड का एक टाइम होता है, ठीक है। उसमें आप अगर एचआईवी को ले लोगे तो एचआईवी लॉन्ग पीरियड का इंक्यूबेशन पीरियड रखता है, टीबी का ले लोगे तो लॉन्ग पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन रखता है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप जो बोल सकते हो आप हाथी पांव, एलिफेंटिसिस, उसका भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन वहीं अगर आप चिकन पॉक्स ले लोगे, ठीक है, तो 7 से 14 दिन, 14 से एक मिजल्स ले लोगे, या फिर आप ये बोल सकते हो टाइफाइड ले लोगे, तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा दिन में नहीं, थोड़े से दिनों में एंट्री करते हैं, अपना काम करते हैं और खत्म हो जाते हैं, दैट सिंपल। सेफ्ट्रेक्सोन का इंजेक्शन लगाओगे, टाइफाइड खत्म हो जाएगा। सो पहली फेज हो गई, इसमें अपन कितनी फेज पढ़ेंगे, 6 फेज हो गए। पहली फेज हो गई। सेकेंड फेज होती है प्रोड्रोमल। क्या है, पहली क्या थी, इंक्यूबेशन, डिपेंड ऑन 4P, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्या है, प्रोड्रोमल फेज। अब मुझे बताओ क्या इसमें सिम्टम्स आएगा पहली वाली फेज में? तो अब मुझे ये बताओ कि क्या इस फेज में कोई भी सिम्टम्स आएगा? तो आपका जवाब, आपको मैंने ये बोला है कि पहला सिम्टम्स आने तक, दैट मींस ये पूरी जो फेज है ये क्या कहलाती है, एसिम्प्टोमेटिक फेज होती है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक फेज। अब ध्यान रखना है इसके बारे में 3 बातें। क्या, इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम पीरियड व्हेन द फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द एंट्री ऑफ द होस्ट टू द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, ठीक है, पहली बात। इट्स डिपेंड अपॉन 4P, दैट मींस नंबर्स ऑफ होस्ट, ठीक है, नंबर्स ऑफ एजेंट, होस्ट की इम्यूनिटी और विरुलेंस पावर, दैट मींस पैथोजेनिसिटी, ठीक है। तो इन बातों पे डिपेंड करती है। उसके बाद
it is a phase where the any kind of symptoms does not appear, that means asymptomatic patients। ठीक है, तीन बातें हो गई। सो ये इस बात की, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की जो फेज है उसकी इंपॉर्टेंस है। प्रोड्रोमल फेज, प्रोड्रोमल फेज वो फेज होती है जहां पर क्या करता है कि पेशेंट, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये सिम्टम्स तो शो करेगा, सिम्टम्स तो शो करेगा, बट नॉट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, not specific problem in the sense like myasthenia gravis, नाम सुना होगा, नर्वस सिस्टम की डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस में एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स या ड्रॉपिंग ऑफ आई। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ आई के अलावा माइस्थेनिया ग्रेविस एक नर्वस सिस्टम की डिजीज है, नर्वस सिस्टम की डिजीज है, दैट मींस उस पेशेंट में नंबनेस हो रही है। ठीक है, उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, उसको आई पेन हो रहा है, आई पेन हो रहा है, बट देयर इज नो डिफिकल्टी विद इन द, देयर इज नो डिफिकल्टी इन द ब्लिंकिंग ऑफ आईज, दैट मींस कि उसको ब्लिंकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पेन हो रहा है, जस्ट आई पेन, है ना। उसके बाद ये तो हो गए इसके क्या सिम्टम्स, दैट मींस किसी पेशेंट को एमजी है माइस्थेनिया ग्रेविस, तो ये उसके सिम्टम्स तो शो कर रहा है, बट नॉट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दैट मींस आप उसको डायग्नोस नहीं कर पाओगे ऑन द क्लिनिकल बेसिस पे, ऑन द क्लिनिक बेसिस पे आप क्या उसको डायग्नोस नहीं कर पाओगे। दैट मींस ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर आपकी जो ड्रॉपिंग ऑफ आईज जो आती है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड जो आता है, दैट इज, है ना, ये वाला जो सिम्टम्स है ये वाला इसमें स्पेसिफिकली नहीं दिखेगा। अब अगर नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में आ ही जाएगी कि आप इसे क्लिनिकल बेसिस पे डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम की कोई भी डिजीज होगी तो टिंगलिंग और नंबनेस तो होगा, बट नॉट स्पेसिफिक टू दैट इज एमजी, माइस्थेनिया ग्रेविस से स्पेसिफिक नहीं है। सो ये सिम्टम्स नहीं दिखेगा। उसके बाद इसको आप बोल सकते हो कि अगर आप कोई लैब वैल्यू चेक करोगे तो उसमें बता सकता है कि हाँ इस पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है, बट डायरेक्टली आप देख के बता सकोगे क्या? नहीं, कभी नहीं बता पाओगे। ठीक है, सो दिस विल बी प्रोड्रोमल फेज, ऐसी प्रोड्रोमल फेज रखेंगे। ओके, सो यहां पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अ फेज, क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन, a phase where the clinical indicator of disease is not available, the clinical indicator of disease is not available, the phase is known as, that is prodromal phase। if the clinical indicator is present then it will be next stage। ठीक है, next stage in the sense जो भी अगली स्टेज आएगी वो वाली। ठीक है, सो ये यहां पर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स को शो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर क्लिनिकल डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन लैब वैल्यू के थ्रू आप इसे क्या कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको आप बोलते हैं फास्टिजियम। क्या बोलते हैं? तीसरी स्टेज, समझ रहे हो? ठीक है, तीसरी स्टेज जो आती है क्या कहलाती है? फास्टिजियम। फास्टिजियम, अब देखो फास्टिजियम वो स्टेज है जहां पर क्या होता है कि आपके क्लिनिकल साइन में दिखेंगे और आपकी जो डिजीज है वो पिक लेवल पे होगी। जो डिजीज है वो पिक लेवल पे और साइन एंड सिम्टम्स भी आपके क्या होंगे? पिक लेवल पे। साइन एंड सिम्टम्स भी आपके क्या होंगे? पिक लेवल पे। साथ ही साथ आप इसे क्लिनिकली डायग्नोस कर सकोगे, क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो आप। ठीक है, दैट मींस क्लिनिकली डायग्नोस किया जा सकता है। साइन एंड सिम्टम्स पीक लेवल पर होंगे, डिजीज अपनी आपकी क्या होगी? पीक लेवल पर होगी। ये केवल एक फास्टिंग है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी स्टेज है जहां पर पीक लेवल पे होती है डिजीज अपनी पीक लेवल, इन द सेंस
जो पैथोजेनेसिटी है वो भी पीक लेवल पे होगी, नंबर्स ऑफ पैथोजन वो भी नंबर्स ऑफ पैथोजन भी क्या होंगे, पीक लेवल पे होंगे। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स भी पीक लेवल पे होंगे, दैट मींस फास्टेज, सब कुछ पीक लेवल पे होगा। ठीक है, अब इस स्टेज के लिए एक स्पेसिफिक चीज आती है, इसके लिए बोला जाता है कि पेशेंट ऑन बेड। क्या बोला जाता है, पेशेंट ऑन बेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि पेशेंट ऑन बेड कौन सी स्टेज में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज फास्टिजियम। कि पेशेंट ऑन बेड दैट इज फास्टिजियम पे होगा, पेशेंट्स ऑन बेड दैट इज फास्टिजियम। ठीक है, मैंने 3 बार दोहरा दिया है, भूलने नहीं चाहिए। पेशेंट ऑन बेड दैट मींस फास्टिजियम स्टेज। स्पेशल है अर्ली, अब बताओ पीक लेवल पे होगी तो अर्ली आप साइन डिजीज को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल विद इन द फास्टिजियम स्टेज। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस। उसके बाद आती है नेक्स्ट फेज, 3 फेज ये हो गई। ठीक है, चौथी फेज आती है डिफर्विसेंस। क्या है, डिफर्विसेंस। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जो मैं स्पेसिफिक टू जा रहा हूं डिजीज पोर्शन की तरफ, आप उसे कवर करते रहें, साथ ही साथ चलता रहेगा जो भी चलाना है। ठीक है, उसके बाद कौन सी स्टेज है ये, 4th स्टेज, डिफर्विसेंस। डिफर्विसेंस ये कौन सी स्टेज है, 4th स्टेज। 4th स्टेज में देखो क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं। क्या लगता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं, और वो क्या करता है कि बस जस्ट फील बेटर। पेशेंट फील बेटर मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे बढ़िया लग रहा है और मैं ठीक हूं। दैट मींस आपको केवल इतनी याद रखनी है कि पेशेंट फील बेटर। क्या याद रखनी है, पेशेंट फील बेटर देन यूजुअल डिजीज, यूजुअल पीरियड। जो आपका अभी जो टाइम पीरियड चल रहा था, दैट मींस अभी जो आप डिजीज में हो उसमें यूजुअल पीरियड। सो पेशेंट फील बेटर देन यूजुअल पीरियड, है ना, बाकी दिनों से उसको अभी अच्छा लग रहा है। तो यहां पर वो ठीक फील कर रहा है, तो ये सोचेगा चलो 2-4 दिन और गोली खा लेते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है कन्वर्जेंस। क्या आती है, 5वीं स्टेज, कन्वॉल्यूशंस। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या है कि पेशेंट को पूरी तरीके से ऐसा लगेगा कि मैं ठीक हो चुका हूं, अब मुझे गोलियां दवाइयां छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें पेशेंट कंप्लीटली ठीक नहीं होने के बाद भी पेशेंट क्या हो जाता है, गोलियां दवाइयां छोड़ देता है। वो कौन सी स्टेज है, तो वो कौन सी स्टेज है आपकी, कौन सी स्टेज, कन्वलेसेंस। इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो स्टेज है इस स्टेज को बोला जाता है फेलियर टू ड्रग अडेरेंस। मतलब आप, ये वो स्टेज है जिसमें फेलियर टू ड्रग अडेरेंस इन द सेंस, आपको ये वो फेज है जिसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट जो ड्रग से रिलेटेड, मतलब अभी तक जो इस पे था, किस पे, ऑन ड्रग पे था, है ना, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ड्यू टू सम ऑफ द रीजन की वजह से। ड्यू टू सम ऑफ द रीजन, वो रीजन कौन कौन से, वो रीजन ये है कि उस पेशेंट को क्या लग रहा है कि मैं बढ़िया हो चुका हूं, अब मुझे गोलियां दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सो ये फेज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट फेज जो आती है वो आती है डिफेक्शन। क्या आती है, डिफेक्शन इन द सेंस पेशेंट यहां पर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखियो, यहां पर इन्फेक्शन से फ्री हो जाता है। अब ये भी ध्यान रखना कि ये तो सारी, यहां पर एक वर्ड लिख सकते हो आप, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि कभी पूछ ले आपसे कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन क्या होता है, तो डिफेक्शन और डिफर्मेशन में आपको कहीं, डिफेक्शन और डिफर्मेशन में कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। इसका एक सीक्वेंस है,
1 2 3 4 5 और 6। वेट करना आपको 2 मिनट। सो इनकी सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीक्वेंस ध्यान रखें, सीक्वेंस को भूले नहीं, क्योंकि सीक्वेंस से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है वो डिजीज पोर्शन की सही। सो ये एक तो सीक्वेंस अच्छे से याद रखो ना। एक चीज और आती है, थोड़ी सी डाउटफुल है ना, उसको अच्छे से याद रखियो। सो सीक्वेंस आपको याद रखनी है। एक चीज और आती है इस डिजीज के लिए, एक आता है आइसबर्ग फिनोमेना। आइसबर्ग फिनोमेना, अब देखो इसके नाम से आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा हो। आइसबर्ग, आइस का एक टुकड़ा, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा ले। ट्राई करें आज घर पे, अगर आप लोग अच्छे से एक्सपर्ट हो सकते हैं इस चीज को लेकर। एक बर्फ का टुकड़ा ले और ऐसे टब में पानी डाला हुआ होगा आपके घर में, ठीक है, ये ऐसे पूरा भरा होगा, उसमें डाल दें, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। दिखने का मतलब ऐसा आकार नहीं दिखेगा, उसका मतलब आपको ये दिखेगा कि ये पानी की सतह है, यहां से ये पोर्शन छोटा है, यहां से ये पोर्शन बड़ा है, मतलब उसका अधिकतर पार्ट आपको क्या दिखेगा, पानी के अंदर मर्ज दिखेगा। दैट मीन्स पानी के अंदर डूबा हुआ दिखेगा। और जो कम पोर्शन है वो कहां पे दिखेगा, आपको बाहर की तरफ दिखेगा। जो बाहर की तरफ दिख रहा है ये है फ्लोटिंग पार्ट। क्या है? फ्लोटिंग पार्ट। और जो अंदर है वो क्या है, मर्ज्ड पोर्शन। मर्ज्ड पोर्शन। तो कहीं ना कहीं इस डिजीज, आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज, है ना, ऐसा लिखना चाहिए इसको, कि भारत की अभी जो कंडीशन है, भारत की अभी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की। मतलब कहने का मतलब ये है कि पीपल जो हैं उनके अंदर डिजीजेस हैं, लेकिन वो पानी के अंदर है। दैट मीन्स छिपी हुई है। छिपी हुई इन द सेंस कि पूरी तरीके से लोगों को पता भी नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उस चीज के लिए उनको क्या है, ये प्रॉब्लम भारत वालों के लिए, कि सब मोर जो पोर्शन जो है वो अधिकतर कहां पर देखने को मिलता है, तो भारत में। और जहां पर डेवलपिंग कंट्री है, जो हो चुकी है डेवलप्ड कंट्री, उनमें क्या है कि अधिकतर लोगों को पता है कि मुझे ये डिजीज है। समझ गए? इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। इसमें कुछ डिजीजेस हैं जो इस पोर्शन के थ्रू क्या होती है, आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट मीन्स कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिनको एक्सेप्शन ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना बोला जाता है, या फिर यूं बोलते हैं कि इनमें वो डिजीजेस हैं जो इस आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो नहीं करते। जैसे जो लंबे इंक्यूबेशन पीरियड वाली होती है वो स्पेशली ली जाती है, या फिर जिनका आपको पता नहीं पड़ता हो। जैसे टिटनस की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, ध्यान रखना। अगर चारों ऑप्शन में दिए हों और अगर पूछा जाएगा इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो आइसबर्ग फिनोमेना का रूल आउट करती है, तो कौन सा? टिटनस। क्या आंसर करोगे? टिटनस। लेकिन रुबेला, क्या रुबियोला नहीं बोला मैंने, रुबियोला नहीं बोला है, रुबेला बोला है। मिजल्स, मिजल्स और रेबीज, ये चार ऐसी डिजीजेस हैं जो रूल आउट करती है किसको? आइसबर्ग फिनोमेना को। दैट मींस ये जो डिजीजेस हैं इनको आप आइसबर्ग फिनोमेना के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन इन द सेंस आप इनको नहीं समझा सकते कि ये कौन से पोर्शन में है, ठीक है। जैसे एनसीडी, एनसीडी इन द सेंस हाइपरटेंशन, ठीक है। या तो लोगों को पता नहीं होगा या फिर पता होगा, दो ही पोर्शन है। छुपा हुआ तो छुपा हुआ इन द सेंस लोगों को पता नहीं है, ठीक है। आप बात कर लीजिए डायबिटीज मेलाइटस की, या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन टिटनस,
किसी को चोट लगी है जंग भरे लोहे से, उसको टिटनस होगा या नहीं होगा? ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये उस चोट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, और ना ही इस आइसबर्ग फिनोमेना के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया जाता है। उसे है या नहीं है उसे क्या पता, होगा या नहीं होगा उसे क्या पता। रेबीज, कुत्ते ने काटा है आपको, रेबीज का वायरस कुत्ते की लार में होता है, अब वो कुत्ते के काटने पर आपको 100% रेबीज होगा क्या? फिक्स है? नहीं। मिजल्स, रूबेला, सेम कंडीशन, ठीक है। ये भी आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक मलेरिया का भी लिया था, लेकिन मलेरिया का मच्छर काटता है तो 100% कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं, तो मलेरिया एक्सेप्शन को एक्सेप्ट हटा दिया है, ठीक है। लेकिन ये चार ऑप्शन में है, और इसमें से भी अगर आपको रूल आउट करने के लिए बोल दिया जाए तो कौन सा आंसर सही रहेगा अपना? टिटनस। क्या बोलेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलेगा कि आइसबर्ग फिनोमेना में किस डिजीज को आप एक्सप्लेन या उसे समझा नहीं सकते? तो टिटनस को आप नहीं समझा सकते, एकमात्र है टिटनस, ठीक है। उसके बाद आपके पास चार ऑप्शन है, रेबीज, मिजल्स, रूबेला, चारों में से ही चूज करना है तो टिटनस सही है, और अगर पूछ ले कि कौन कौन सी करता है तो चारों ही सही है, ठीक है। ये दिमाग में रखिए। एक ये पोर्शन हो गया। अब अपन चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसमें आपसे छोटी मोटी रेट्स, रेशियो, प्रपोर्शन, ये चीजें पूछी जाती हैं। वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी एग्जाम में आ जाए, आप लोगों का थोड़ा सा दिक्कत होती है। कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी है, उनको आप देख लीजिए। एपिडेमियोलॉजी क्या है, मैं आपको क्या समझा रहा हूं? एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी। एक होता है डेमोग्राफी। क्या होता है? डेमोग्राफी। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी। एक होता है एपिडेमिक, एक होता है एक तो एंडेमिक, एक एपिडेमिक और एक पेंडेमिक, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद एंडेमिक, पेंडेमिक हो गया। एक होता है स्पोरेडिक, एक होता है इरेडिकेशन, एक होता है एलिमिनेशन, ठीक है। एक होता है आइसोलेशन, एक होता है क्वारंटाइन। सबके नाम सुन के पक गया होंगे टाइम क्वारंटाइन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। उसके अलावा एक और है, रेट क्या होती है, प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है। रेट क्या होती है, प्रपोर्शन क्या होता है। उसके अलावा भी छोटी मोटी और भी आएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी अपने पास ये है। एक एक को देखेंगे, सिंपल है। देखो, डेमो का मतलब, इस वर्ड का मतलब समझना। डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, और ग्राफ इन द सेंस उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। तो किसी भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। और पॉपुलेशन के अंदर डिजीज का होना और उस डिजीज की स्टडी करना क्या कहलाती है? एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी इन द सेंस, एपिडेमियोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? किसी को पता है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये क्वेश्चन भी आता है। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, दो क्वेश्चन है, एक मॉडर्न है और एक केवल एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न, तो क्या आंसर दोगे? जॉन स्नो। क्या नाम है? जॉन स्नो, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो दैट इज हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम है? हिप्पोक्रेट्स। ये ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन में डिजीज का होना या नहीं होना की स्टडी करना।
एपिडेमियोलॉजी, एंडेमिक, पेंडेमिक, और ये 3 चीजें ऐसी हैं जो छोटी छोटी होते हुए भी बहुत सारे डिजीजेस को समझा सकती हैं। अब उसमें सबसे पहला आता है एंडेमिक। देखना, इसको कुछ इस तरीके से समझना, ठीक है। अगर किसी डिजीज का एंडेमिक हुआ, क्या हुआ? एंडेमिक हुआ। एंडेमिक हुआ तो ये जो स्पेसिफिक लोकेशन है, इस लोकेशन पे डिजीज का स्प्रेड आउट हुआ है। क्या हुआ है? इस लोकेशन पे डिजीज का स्प्रेड आउट हुआ है, या फिर इसके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एंडेमिक, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? एंडेमिक। आप इसको अच्छे से समझना, ये एंडेमिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, डिजीज यहां पर हुई है, ठीक है। ये यहां पर भी फैल रही है, यहां पर भी फैल रही है, यहां पर भी फैल रही है, और यहां पर भी फैल रही है। दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। एपिडेमिक। और यहां पर भी हुई है, यहां पर भी हुई है, और ये इस कंट्री से इस कंट्री चली गई। दैट मीन्स इंडिया से पाकिस्तान चली गई, या फिर यूं बोल दो कि चाइना से पूरे वर्ल्ड में फैल गई, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। क्या है? पेंडेमिक। पेंडेमिक अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना की पेंडेमिक डेट क्या है? 11 मार्च, ठीक है। याद रखना, 11 मार्च 19, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से समझने के लिए है कि व्हाट इज द मीनिंग। तो एंडेमिक का मतलब ये कि कोई भी डिजीज होगी वो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ में अपने इसको इस तरीके से समझने में आपको क्या है? आसानी रहेगी। अब वहां पर लैंग्वेज क्या लिखी रहेगी? देखो, द कांस्टेंट प्रेजेंट ऑफ ए डिजीज, क्या लिखी हुई रहेगी? द कांस्टेंट प्रेजेंट ऑफ ए डिजीज in a specific geographical area, in a specific geographical area, specific geographical area में ये that is called endemic, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगी epidemic, a disease spread out of a disease, ठीक है। वहां क्या था? यहां तक कांस्टेंट एक जगह फिक्स हो गई, कांस्टेंट प्रेजेंट ऑफ ए डिजीज, ठीक है। कांस्टेंट प्रेजेंट ऑफ अ डिजीज विद इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। और डिजीज हैज बीन, या क्या हो चुकी है? स्प्रेड आउट हो चुकी है टू द लोकलाइज्ड एरिया विद सराउंडिंग स्टेट्स, बोल सकते हो, विद सराउंडिंग एरियाज बोल सकते हो, विलेजेस बोल सकते हो, या सराउंडिंग जियोग्राफिकल एरियाज बोल सकते हो। Disease is spread out to the surrounding areas. That is called epidemic. इसके लिए एक वर्ड और होता है, burst out of disease। क्या होता है? burst का मतलब फूटना, burst out of disease मतलब डिजीज पूरी तरीके से फूट चुकी है और आसपास के एरिया में फैल चुकी है। That is called burst out. Pandemic, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचना क्या कहलाता है? पेंडेमिक। वर्स्ट, इसको ये बोलते हैं वर्स्ट ट्रांसमिशन या वर्स्ट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। ब्रस्ट नहीं बोल रहा, अब बोल रहा हूं वर्स्ट। वर्स्ट मतलब बहुत खतरनाक। वर्स्ट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, दैट इज पेंडेमिक। क्या था? 11 मार्च कोरोना को पेंडेमिक घोषित किया गया था, ठीक है। पहला केस कब देखा गया था? सब जानते हैं, 31 दिसंबर 2019, ठीक है। उसके बाद भारत में से पेंडेमिक घोषित किया गया। कब किया गया घोषित? 20 में, और 20 में कब? 11 को, ठीक है। उसके बाद ये 2 वर्ड, ये 3 वर्ड हो चुके हैं। स्पोरेडिक केसेस, स्पोरेडिक केसेस इन बोलते हैं टिप टिप वर्षा पानी, यानी कि बूंदे जो हैं, बूंदों की तरह केस बिखरे हुए हैं। That means
कि आपने हाथ में पानी लिया और उसे छाटा, अब वो छाटा ना तो वो जहां जहां जाके गिरा तो वही वही केस है। दैट मीन्स आपको पूरे वर्ल्ड में छाट दिया आपने, आप पृथ्वी के बाहर खड़े हो और आपने पानी का लोटा लिया और छाटा, तो पृथ्वी में जहां जहां वो पानी के बूंद पड़ी है वही वही केवल वो क्या है, डिजीज है। दैट मीन्स स्पोरेडिक केसेस का मतलब ये कि स्प्रेडिंग आउट ऑफ ए डिजीज स्प्रेड नहीं होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, केस इज प्रेजेंट इन ए स्पोरेडिक मोड, यानी कि दैट मीन्स पानी के बूंदों के रूप में वो केस स्कैटर्ड हो गए हैं। इरेडिकेशन और एलिमिनेशन, देखो यहां पर दो वर्ड बहुत हैं। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, इसके लेकर आपको बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा, उन चीजों को समझिए। सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। इरेडिकेशन और एलिमिनेशन ये दोनों वर्ड आते हैं एग्जाम में, ठीक है, दोनों ही वर्ड आते हैं। इरेडिकेशन और एलिमिनेशन, देखो इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? इरेडिकेशन का मतलब ये होता है कि ना तो केस बचा है और ना एजेंट बचा है। दैट मीन्स कंप्लीटली वो अब वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब ये अपने भारत में केवल एकमात्र, यानी विश्व से बोल तो एकमात्र ऐसी डिजीज है जो इरेडिकेटेड हो चुकी है, वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉलपॉक्स इज द इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया। दैट मींस ना तो उसका कोई केस है और ना ही उसका कोई एजेंट बचा हुआ है। एजेंट इन द सेंस जिससे स्मॉलपॉक्स होता था, ठीक है, वेरियोला या वेरिसोला जोस्टर जिससे बोलते हैं अपन, ठीक है, उससे जो होता था उससे अब वो प्रॉपर तरीके से एब्सेंट है। दैट मींस उसका कोई नामो निशान ही नहीं बचा। समझ गए? सो सिंपल है, समझ गए? दैट मींस इरेडिकेटेड हो चुकी है, कोई भी केस नहीं है, कोई भी एजेंट नहीं है, उसको बोलेंगे इरेडिकेशन। वर्ड को ध्यान रखना, नो केस, यहां लिख रहा हूं मैं स्पेशल, नो केस नो एजेंट, ऐसा लिखा हुआ जाए, नो केस नो एजेंट, नो एजेंट नो केस। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इरेडिकेशन। अब यहां तो हो सकता है कि केस नहीं हो, एलिमिनेट कर चुकी हो। क्या हो, एलिमिनेट का मतलब ये कि केस तो नहीं है लेकिन एजेंट प्रेजेंट है अभी भी, यानी कि हो सकती है। ये एलिमिनेशन की मतलब नो केस बट एजेंट इज प्रेजेंट, एजेंट इज प्रेजेंट विद इन आवर कम्युनिटी, एजेंट इज प्रेजेंट, है ना। तो केस नहीं है लेकिन एजेंट प्रेजेंट है, यानी कि एजेंट है तो केस हो सकते हैं, सिंपल बात है। तो एलिमिनेशन की डिजीज ऐसी जो क्या है कि एलिमिनेशन में हो सकता है कि वो डिजीज फिर से हो जाए लेकिन उसमें केस नहीं है लेकिन एजेंट है। यहां पर ना तो एजेंट होगा और ना ही केस होगा, वो क्या है, कहलाएगा एलिडिकेशन। स्पोरेडिक केसेस कहीं कहीं पाए जाने वाली डिजीज। पेंडेमिक जो कि क्या रहता है, पेंडेमिक मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल गई। एपिडेमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में चली गई, ब्रस्ट आउट जिसे बोलते हैं। इसके लिए वर्ड याद रखना, ब्रस्ट आउट ऑफ डिजीज, ठीक है, वर्स्ट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। कुछ वर्ड्स नए निकल के आ गए हैं ड्यू टू कोरोना की वजह से, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक उसके बाद में आइसोलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन। क्वारंटाइन अभी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं आपके दिमाग में बता दूं कि जितना भी सरकार नोटिस जारी करती है उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता है कि उसके परिवार वालों को भी आपको क्या करना है, क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन इन द सेंस क्या होता है, क्वारंटाइन किसी घर पे लागू होता है तो पेशेंट के कांटेक्ट में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं सबको इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान अपने आप को क्या रखना होता है, सेफ रखना होता है, किसी से मिलना जुलना नहीं होता है। आइसोलेशन के थ्रू क्या होता है, जो पर्सन स्पेसिफिकली डिजीज से ग्रसित है उसको आइसोलेट कर दो, केवल पर्सन को। यहां किसको कर रहे हैं, विद फैमिली और उसके कांटेक्ट में आने वाले हर मेंबर, दैट इज कॉल्ड क्वारंटाइन। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोरोना वाला मरीज है तो कोरोना वाले भी घर वाला भी आसपास घूम रहा है, उधर वाला भी घूम रहा है, सभी घूम रहे हैं, है ना। तो वो ये कोई क्वारंटाइन नहीं होता है। क्वारंटाइन का ये
निम्न जो नियम है वो उल्लंघित है, तो ये गलत है। पहली बार क्वारंटाइन वर्ड कब आया, मतलब क्वारंटाइन ऐसा तो सुनने में तो अभी आया कि क्वारंटाइन कर दो, क्वारंटाइन कर दो, ठीक है, लेकिन क्या ये पहली बार ऐसा हुआ? नहीं। 1920 में प्लेग फैला था। क्या? प्लेग, जिसे अपन जो प्लेग फैला था उस समय इसके लिए यूज किया गया था ये वर्ड। सो इससे पहले भी जब प्लेग हुआ था उस समय क्वारंटाइन का यूज किया गया था, ठीक है। क्वारंटाइन एक्ट कब आया था? क्वारंटाइन जो एक्ट है वो कब आया था? 1825 में। ये मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, सारे ये सन जितने भी हैं कम्युनिटी के सारे अलग से लिखवा दूंगा, लेकिन अभी याद रखने के हिसाब से क्वारंटाइन क्या वर्ड है? क्वारंटाइन का मतलब समझ लो। क्वारंटाइन में पर्सन के साथ साथ उसकी फैमिली मेंबर जो उस पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं उनको भी अपने को क्या करना होता है? सेफ रखना होता है, उनको भी अलग अलग कमरे में बंद करना होता है, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। आइसोलेशन केवल उसी पर्सन को किया जाता है जो अफेक्टेड है। तो आइसोलेशन तो कोरोना के लिए यूज हुआ ही नहीं है वर्ड। अभी क्या यूज हुआ है? क्वारंटाइन। दैट मीन्स उसके परिवार वालों को भी उसके साथ में बंद करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से पिछले साल होने वाला आप लोगों को सभी को देखने को मिला। उसका नतीजा क्या नतीजा रहा था सबको पता है कि क्या नतीजा रहा, कैसे कैसे डेथ हुई लोगों की, वो सबको खबर है, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते भी हैं इस बात को कि किस तरीके से उसमें केस बढ़े, किस तरीके से घटे, ठीक है। तो वो एक अलग ही मैटर हो गया था मार्च अप्रैल के टाइम पे, तो कि शमशान में जगह नहीं मिल रही थी लोगों को। तो वो यही है कि कम्युनिटी अवेयरनेस कम थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन। सबसे वो इम्पोर्टेंट कि वो उनको पता नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये कहीं ना कहीं मैदानी तौर पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनकी गलती रही, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस थ्रू दी मीडिया के थ्रू भी किया जा सकता था, क्योंकि लोग उस समय घबराए इतने हुए थे कि मीडिया उस गलत चीज को दिखाने की बजाय उसे अगर अवेयरनेस प्रोग्राम चला देती अगर इस पे न्यूज पे, तो वो ज्यादा बेटर होता। टीआरपी को छोड़ देते और अवेयरनेस प्रोग्राम पे अगर ध्यान देते तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो जिस हिसाब से वो तांडव आया था वो कम होता। आई होप ऐसा होता नहीं है, ठीक है, उस बात को करने से कोई मतलब नहीं। सो नेक्स्ट अपन चले बात करते हैं कुछ 3 छोटी छोटी 4 या 5 डेफिनेशन और बची हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। उनमें एक आती है रेट, रेशियो, प्रोपोर्शनेट, इंसिडेंस और प्रिवलेंस। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंसिडेंस और एक और क्या बचा है? दैट इज प्रिवलेंस। एक और क्या बचा है? प्रिवलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से 101% हर साल बनता है, तो हर बार बनेगा, ठीक है। रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंसिडेंस और प्रेवलेंस। सो देखो रेट का मतलब क्या होता है? रेट वो चीज है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। हर हमेशा अंश बटे हर होता है कि अंश बटे हर होता है? यानी कि अंश बटे हर जो होता है ये इसका हमेशा पार्ट रहता है। इसका मतलब कि ये जो पोर्शन है ये इसका पार्ट रहता है,
अब ये जो पोर्शन है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये अगर आपको डेफिनेशन लिखी हुई आती है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मींस क्या कहलाता है, रेट कहलाती है। इसमें क्या क्या आता है, बर्थ रेट आती है, डेथ रेट आती है, और इन्फेंट्स आईएमआर जिसे बोलते हैं, इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट जो आती है। ये तीनों जो रेट हैं ये क्या है, रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट्स मोर्टेलिटी, आईएमआर या एमआर, ये सारी रेट इसमें आती है। ये कैसे काउंट किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना पर थाउजेंड या फिर मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड, मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स, दैट मींस या तो 1000 या फिर 1000 के गुणित में आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उसके आधार पर रेट को काउंट किया जाता है। इसमें हमेशा ध्यान रखना ये वाला पोर्शन कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये डेफिनेशन आती लिखी हुई कि न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड रेशियो। नोमिनेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, इतना याद रख लोगे तो बहुत है, ठीक है, यही याद रख लोगे तो बहुत है। उसके बाद बात करते हैं रेशो की। सो रेशो में ध्यान रखना, इसका पार्ट ये नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। न्यूमरेटर इज द नॉट द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, पहली बात तो ये कि अंश हर का भाग नहीं होता है। दूसरी बात, पर थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल में नहीं कैलकुलेट होता है। और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज, ठीक है, क्या क्या याद रखोगे, आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज किसको बोलते हैं, रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज तो किसको बोला जाता है, रेशो। मतलब अगर आपको यह समझना है कि डिजीज से रिलेटेड रिस्क किसमें देखी जाती है, तो हमेशा किसमें देखी जाती है, रेशो में। रेशो में इन द सेंस कि महिलाओं की तुलना में मेल की तुलना में फीमेल को कितना होता है, दैट इज रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क इन द सेंस दोनों के बीच में मध्यस्थता को बैठाते हुए ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसमें ज्यादा होती है, दैट मींस रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज। रिलेटिव रिस्क मतलब महिला में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है, या फिर पुरुष में कितनी होती है, दोनों के बीच में कंपैरिजन जिसमें करेंगे वो क्या कहलाएगा, रेशियो। यानी कि जैसे सेक्स रेशियो, पर फीमेल या पर थाउजेंड्स ऑफ मेल पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, पर थाउजेंड्स ऑफ मेल पर क्या बोल रहा हूं उसे दिमाग में रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है सेक्स रेशियो की डेफिनेशन कि पर थाउजेंड्स ऑफ मेल पर थाउजेंड्स ऑफ मेल है, फीमेल नहीं बोला, पर थाउजेंड्स ऑफ मेल पर कितनी महिलाएं आती है वो क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो। सो रिलेटिव रिस्क है कि नहीं है, एक तरीके से रिलेटिव रिस्क इन द सेंस दोनों के बीच में कंपैरिजन करना क्या कहलाता है, दैट इज रेशियो, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखे हैं थोड़ी सी। उसके बाद जैसे रेशियो को काउंट किया, न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, बट इसमें अपनों ने क्या देखा कि न्यूमरेटर इज नॉट पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। प्रोपोर्शन इन द सेंस आपको सबको पता है, प्रोपोर्शन का मतलब अनुक्रमानुपाती, दैट मींस कितना अनुक्रमानुपाती है। तो देखो इसमें क्या मतलब होता है कि न्यूमरेटर जो पार्ट है डिनोमिनेटर का, ये तो राइट, ये इसकी एक परिभाषा हो गई कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, बट इट इज कैलकुलेटेड ऑन 100%, दैट इज इट कैन बी। प्रोपोर्शन को आप कैसे चेक करोगे, परसेंटेज पे। परसेंटेज पे कैसे चेक करना है, यहां पर जो रेट निकलेगी, बर्थ रेट 24 आएगी, 27 आएगी, 33 आएगी, सो यहां पर रेट जो हो सकती है 24, 27 ये अंकों में आएगी,
और यहाँ पर जो प्रोपोर्शन आएगा वो क्या में आएगा, परसेंटेज में। परसेंटेज इन द सेंस 10%, 15%, 25%, 30%, लेकिन ये क्या 100% होंगे और 100% पे गिनी जाएगी। ठीक है, प्रपोर्शन दो चीजें जैसे हो गई, रेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स और थाउजेंड्स, या फिर 100% या परसेंटेज बेसिस पे। ठीक है, इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है, देखो कोई ये तो नहीं हो रहा, दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, अब देखो इंसिडेंस का मतलब होता है नए केसेस, न्यू केसेस। न्यू केसेस जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसिडेंस कहलाते हैं। इंसिडेंस इन द सेंस किसी भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में किसी भी डिजीज के कितने केसेस प्राप्त हुए, नए केसेस, उनको क्या बोला जाता है, इंसिडेंस बोला जाता है। इंसिडेंस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंसिडेंस। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है सर, इंसिडेंस रेट अलग होती है क्या? नहीं, रुको, वही बता रहा हूं। इंसिडेंस वही चीज है कि इंसिडेंस जो है वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में कितने केसेस आपको अवेलेबल हुए, वही क्या कहलाता है, इंसिडेंस कहलाता है। इंसिडेंस रेट भी वही है कि जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज पे आपको इंसिडेंस मिला है। दैट मींस अगर 100 जने गांव में रहते हैं, 10 मिले हैं, दैट मींस 10% आपको इंसिडेंस रेट मिली होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से निकलेगा। 10 लोग हैं तो दैट मींस रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इंसिडेंस रेट है। ठीक है, उसके बाद प्रिवलेंस क्या मतलब होता है? प्रिवलेंस का मतलब तो ये होता है कि प्रिवलेंस वो चीज है जिसमें आपको न्यू केसेस कितने हैं प्लस आपको क्या करना होता है, ओल्ड केसेस को भी इसमें ऐड करना होता है। न्यू प्लस ओल्ड केसेस की जो जनसंख्या होगी वो क्या कहलाती है, प्रिवलेंस रेट कहलाती है, प्रिवलेंस कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रिवलेंस क्या है, नए और पुराने जितने भी केसेस हैं उन केसेस की जो ये होती है, रेट होती है, नए और पुराने जितने भी केसेस होते हैं प्रिवलेंस में आता है। ठीक है, रेट क्या होगी, रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा, इंसिडेंस क्या होगा, समझ गए? अब एक चीज, ये तो केवल प्रिवलेंस आया, ये वर्ड प्रिवलेंस का मतलब समझा। एक वर्ड का और मतलब समझ लो, प्रिवलेंस रेट, पीआर। ठीक है, प्रिवलेंस रेट क्या होती है कि मान लो प्रिवलेंस रेट उसे बोलते हैं कि इंसिडेंस, इंसिडेंस है ना, इंसिडेंस। प्रिवलेंस रेट को समझना कि इंसिडेंस है ना, इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। किसी भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में दिए गए टाइम में होने वाले ओल्ड प्लस नए केसेस की जो संख्या रहेगी, नहीं, प्रिवलेंस रेट का मतलब ये हो जाएगा कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितने भी नए केसेस आए हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिवलेंस रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिवलेंस रेट बोलेंगे। समझ गए? इंसिडेंस रेट किसे बोलेंगे कि स्पेसिफिक टाइम में कितने नए केसेस आए हैं उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रेट। और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कितने पुराने और नए केसेस आए हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रिवलेंस रेट। ठीक है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन में कितने नए केसेस और पुराने केसेस हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिवलेंस रेट बोलते हैं। इंसिडेंस रेट, प्रिवलेंस रेट। अब यहां पर एक क्वेश्चन कभी आ जाता है कि प्रिवलेंस रेट इज इक्वल टू, तो I इंटू डी, दैट इज इंसिडेंस इंटू ड्यूरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रिवलेंस रेट को वैसे P से दर्शाते हैं, प्रिवलेंस रेट है ना P। तो ये नए और पुराने दोनों केसेस को लेती है और स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में स्पेसिफिक टाइम के ड्यूरेशन में। ठीक है, सो ये बहुत सारा आज तक खत्म हो चुका है पोर्शन, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। कुछ चीजें और भी बचती हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए, उनको करते हैं सबसे पहले। तो ये यहां पर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो हर एक की डेफिनेशन देखना तो
बहुत थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी जो डेफिनेशन है, जैसे बर्थ रेट की, डेथ रेट की, और IMR की, MMR की, और क्या होती है, सेक्स रेशियो की, और क्या, और कुछ रेट होती है क्या, ठीक है, जो भी रेटें होती हैं वो मैं सारी आपको एक क्लास उसके अलग से ले लेंगे, ठीक है। उसमें आपको जो डाटा नया है वो भी दिखा दूंगा कि कितना है अभी सेक्स रेशियो, अभी जैसे MP की चल रही बात तो कितना हो गया, और IMR कितना हो गया, इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट अभी क्या चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा महिला की डेथ, दैट इज MMR, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, वो कितनी है, 173, याद रखियो, ये क्वेश्चन 101% आएगा, इसलिए अभी बताया कितना, 173, दिमाग में बिठा लेना है ना, 173। उसके बाद एक थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, लेकिन उतना नहीं हुआ था, तो ठीक है, वो 166 के आसपास चला गया था, लेकिन फिर बढ़ गया वापस, ठीक है। तो 173 याद रखना, MP का, मध्य प्रदेश का MMR है, दैट मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट शायद 33 या ऐसा कुछ है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, उसका मेरे को याद तो है, लेकिन एक कंफर्मेशन जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कंफर्म रेट ही आएगी एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सोशल इंडिकेटर इज नोन एज, मतलब सोशल इंडिकेटर, क्वेश्चन आता है कि सोशल इंडिकेटर इज नोन एज, क्वेश्चन क्या आएगा, सोशल इंडिकेटर इज नोन एज, क्या कहलाता है, सोशल इंडिकेटर क्या कहलाता है, तो किसी भी पॉपुलेशन में वहां की हेल्थ सिस्टम कितना बेटर है वो किस बात पर डिपेंड करता है, वहां पर होने वाले बच्चों की संख्या पर, वहां पर होने वाले बच्चों की डेथ की संख्या पर, या वहां की होने वाले माँ की संख्या पर, यानी कि कितनी माएँ हो रही हैं, या फिर वहां पर होने वाले महिलाओं के डेथ पर। तो देखो सोशल इंडिकेटर जो होता है वो होता है MMR, क्या है, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब अगर महिलाएं कम डेथ हो रही, दैट मीन्स ये है कि वहां की जो हेल्थ फैसिलिटी वो अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है पॉजिटिव, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन सेकंड आता है पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर, पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर बोलो या फिर, ठीक है, पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर इज नोन एज, कहां का बेस्ट है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहां का अच्छा है, हाँ तो देख लो, सबसे ज्यादा 100% एक्यूरेसी केरला की है, ठीक है, केरला, मतलब वहां पर बहुत कम है, और सबसे कम कहां की है, असम की, असम कितना, 300, ठीक है, लिख लो पहले, केरला 61 और असम की 300 ऊपर है, और अपने MP की बात कर लें तो 173, ठीक है, ये डाटा MMR का, सिंपल है, इतना ये लोड लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर इज नोन एज, पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर का मतलब ये कि कितने समय के आकर हर व्यक्ति मरता है, दैट मीन्स एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसको आप, इसको एक ही नाम दे दो डायरेक्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये कि कोई भी स्पेसिफिक एरिया लिया, उसमें जितने भी मरे हैं उनकी संख्या निकाली कि 50 लोग मरे हैं, 50 में से कितने 50 से 70 के बीच में थे और कितने 70 से ऊपर थे। अगर वहां पर 46 संख्या आती है 70 से ऊपर की, तो वहां की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी गिनाई जाएगी, अबाउ 70। और अगर वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर कम आई, दैट मींस अगर वहां पर 50 लोग में से 25 लोग जो हैं या 26 लोग जो हैं वो 70 से ऊपर वाले हैं और 24 लोग जो हैं वो 50 से नीचे वाले हैं, दैट मींस वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर भी दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, लगभग 62, 67 या 68 के आसपास। अभी जो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग कितनी है, 67.2, कितनी
67.2 लगभग भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी ये है, मतलब लगभग 67 साल के आदमी मरता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द बेस्ट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या क्वेश्चन है, इंडिकेटर बोला जाता है। क्या क्वेश्चन है, बेस्ट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इंडिकेटर, मतलब बेस्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इंडिकेटर क्या है, मतलब किसी भी एरिया को ले लो, उस एरिया में अच्छा सोशल ग्रोथ होगी, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो किस बात पर डिपेंड करती है, तो वो उस बात पर डिपेंड करती है कि वहां पर मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जितनी भी होती है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट UFMR। इस बात को ध्यान रखना कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जहां की ज्यादा है वहां का इंडिकेटर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वहां का कम है, और जहां की अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम है वो क्या है, बेस्ट सोशो इकोनॉमिक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अगर कम है तो दैट मीन्स वहां की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा होगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंडिकेटर्स में वैसे भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ है क्या, एक ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स बचता है पर वो कोई मतलब नहीं रखता, वो 3 बातों पे मतलब रखता है, मैक्सिमम 3 बातों पे ध्यान रखता है। उसमें ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है, देखो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन इस बात को नहीं दर्शाता। अब भारत की रैंकिंग एक अलग बात हो जाती है, भारत की रैंकिंग में अगर आप जानोगे तो उसमें 121वें स्थान पे थी पहले, कब, 2 साल पहले, अभी 117, 118 या 119 के आसपास है, ठीक है। तो लिख लो पहले ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, कभी क्वेश्चन आ जाए 3 बातों पर डिपेंड करता है इंडेक्स, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग 121, परसेंटेज में पूछे तो 061 ऐसा ही कुछ है, 63 है शायद, है ना, हाँ ठीक है 63। और ये 3 बातों पे डिपेंड करता है, कितनी बातों पे, 3 बातों पे। और 3 बातें कौन कौन सी हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहली तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरी इनकम पर कैपिटा, इनकम पर कैपिटा, इसे लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक होती है तीसरी लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट 1, 2 और ये इन 3 बातों पर डिपेंड करता है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, ठीक है। सो आई होप आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत लॉन्ग क्लास है लेकिन आप लोगों को देखनी भी है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि कहां पर आप लोग चूक रहे हो, किस चीज को आपको करने में दिक्कत आ रही है, वो चीजें आप ध्यान रखें। यहां तक मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपके अब आएगी लेकिन उसको आप अलग रख लेंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पर कि आपसे कभी पूछ ले जनरल इन थिंग में कि किस क्षेत्र की, मान लो किसी क्षेत्र को आपको चेक करना है कि वहां की हेल्थ सर्विसेज अच्छी है या खराब है, तो आप क्या देखोगे, MMR देखोगे, IMR देखोगे, या फिर इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट जो अंडर 5 की है वो देखोगे। तो अगर किसी हेल्थ फैसिलिटी में अगर आपको देखना है कि वो अच्छी है या खराब है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को चेक करना नहीं है, उसके लिए IMR इज द बेस्ट इंडिकेटर। IMR मतलब इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट जितनी कम होगी वो एरिया उतना ही सुरक्षित माना जाएगा, ठीक है। सो वो अलग है, मतलब वो क्वेश्चन ही अलग है, जो आप लोग अलग ही एक क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पर सब चीजें अलग अलग लिखी हुई, पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और लिख लो, छोटा सा है, लिख लो उसे भी, द बेस्ट सोशियो इकोनॉमिक द इंडिकेटर टू रिप्रेजेंट द हेल्थ सर्विसेज ऑफ कंट्री।
लिखो, हिंदी में ही लिखो, वो कौन सा इंडिकेटर है जो वहां, जो वो कौन सा इंडिकेटर है जो किसी देश की हेल्थ व्यवस्था को दर्शाता है, वो कौन सा इंडिकेटर है? तो इनमें से कोई सा नहीं है, वो क्या रहता है? आईएमआर रहता है। आईएमआर मतलब इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट, जिस देश की जितनी कम होगी वो देश उतना अच्छा उसकी हेल्थ फैसिलिटी होगी। सो ये सेकंड क्लास है, रेगुलर क्लास होगी, घबराओ मत, टेंशन नहीं लेते, आपका काम हो जाएगा, बट आप लोग थोड़ा बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट दो, ठीक है? आपको 101% है कि फ्री हो जाएगा, माइंड से आपको बिल्कुल निकल जाएगा वो चीजें कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सब भूल जाओ, अब केवल अपना कंसंट्रेट माइंड करके पढ़ते रहो, ठीक है? ओके, सो ऑल द बेस्ट, आज के लिए बहुत है, ठीक है? थैंक यू।